Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 physical activity trainer code 845. So in this video we are going to start chapter 1 overview of physical education and sports sector. ये इस पूरे सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है तो हम इसे जल्दी से समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, देखिए मैंने आपको पहले ही सिलेबस वीडियो प्रोवाइड की है जहां पर मैंने आपको पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया है और ये भी बताया है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। एंड जैसा कि आपने अभी देखा है, अभी रिसेंटली रिजल्ट आए हैं एंड इसमें पीएटी स्टूडेंट्स जो हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। 100/100 भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, जो स्टेप्स आपको बताए जाते हैं आप उन्हें अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बस जरूरत है कि जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है आप उसको प्रॉपरली फॉलो करें। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, पीएटी एक न्यू सब्जेक्ट है जो रिसेंट ईयर्स में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहला क्लास 12th बैच जिसने पीएटी का एग्जाम दिया वो था 2024 बैच। ठीक है, तो आपको पता है कि हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए सैंपल पेपर रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो 2024 बोर्ड एग्जाम होने से पहले सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर रिलीज किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सैंपल पेपर 2024 के लिए रिलीज किया गया था वही सैंपल पेपर री रिलीज किया गया 2025 और 2026 के लिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सैंपल पेपर आपको 2024 में प्रोवाइड किया गया था वही सेम सैंपल पेपर आपको 2025 और 2026 में भी प्रोवाइड किया गया। मतलब कोई चेंज नहीं था, ना ही क्वेश्चन चेंज थे, ना ही आंसर चेंज थे, ना ही कोई पैटर्न चेंज था। जो सैंपल पेपर आपको शुरू में मिला वही आपको इन दोनों ईयर्स में भी देखने को मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भले ही 3 इयर्स में हमें 3 सैंपल पेपर्स प्रोवाइड किए गए बट वो बेसिकली सेम थे। तो हम यहाँ पर यही मानकर चलते हैं कि अभी तक हमारे पास सीबीएसई का एक सैंपल पेपर है पीएटी के लिए। ठीक है, इसके बाद सीबीएसई क्वेश्चन पेपर मतलब जो बोर्ड एग्जाम होता है, तो वहां पर क्योंकि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम हुआ 2024 में पीएटी के लिए, तो ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। इसके बाद 2025 एंड देन 2026 एंड आपने रीसेंट रिजल्ट्स भी देखे हैं, काफी अच्छे रहे हैं 2026 के लिए। सो हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि इस चैप्टर 1 का कितना वेटेज है। तो देखिए, जो सीबीएसई सैंपल पेपर है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों देखने को मिले हैं फ्रॉम चैप्टर 1। मतलब ये जो चैप्टर है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है 2 या 4 मार्क्स के लिए, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बट अगर हम बात करते हैं सीबीएसई क्वेश्चन पेपर की, क्वेश्चन पेपर मतलब जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है जिसे आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2024, 25, 26 इनमें से किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर में चैप्टर 1 से क्वेश्चन नहीं मिला। ठीक है, बट हम कभी भी सीबीएसई से कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं और सीबीएसई हमारे एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट चला जाए, ऐसा जनरली नहीं होता है। मतलब हमेशा ही सीबीएसई हमारे एक्सपेक्टेशंस के बाहर जाकर कुछ करता है। तो इसलिए आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आगे भी पूछा नहीं जाएगा। हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, हमें हर एक एस्पेक्ट से प्रिपेयर करना है। एंड प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर बहुत इजी है। मतलब पूरे सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर यही है। ठीक है, तो इसको क्यों ही स्किप करना है। प्लस इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। ठीक है, तो हम इसको स्किप भी नहीं करेंगे एंड कोई चांस भी मिस नहीं करेंगे कि हम एक मार्क भी कहीं पर लीव करें। ठीक है, हमें हर एक एस्पेक्ट से प्रिपेयर करना है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा कंक्लूजन बता देती हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया है। सीबीएसई सैंपल पेपर में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों देखने को मिले हैं चैप्टर 1 से। बट जो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स हैं लास्ट 3 इयर्स के, इनमें से किसी में भी चैप्टर 1 से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमें हर एक प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। इसलिए हम इस चैप्टर को समझेंगे भी और इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट। कौन होता है फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट? ये फिजिकल एक्टिविटीज को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड कोचेस को असिस्ट करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को मैनेज करते हैं एंड फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं। सो बेसिकली जो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं उनके साथ जो काम करते हैं, उनके असिस्टेंट की तरह उनको असिस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, वो होते हैं फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट।
Now let us proceed to the main topic of this chapter, career opportunities in physical education and sports sector. So क्योंकि हम यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमें देखना है कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि आपके पास ये सब्जेक्ट है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, तो आपको पता होना चाहिए कि इस फील्ड में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप आगे किस चीज़ में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। सबसे पहला है टीचिंग फिजिकल एजुकेशन। आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं एंड इट इज़ अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। वहाँ पर आप एक टीचर बन सकते हैं। आप फिजिकल एक्टिविटीज़, फिटनेस, योगा, स्पोर्ट्स रूल्स, ये सभी चीज़ें पढ़ाएँगे, सिखाएँगे एंड साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन एंड हेल्दी हैबिट्स को मेंटेन करें, प्रमोट करें। देन नेक्स्ट इज कोचिंग। आपने देखा है, आपको किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको उस स्पोर्ट्स में प्लेयर बनना है, एक अच्छे लेवल पर आपको जाना है, तो उसके लिए आपको कोचिंग की नीड होती है। एथलीट्स एंड टीम्स को ट्रेन करने के लिए कोचेस की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कोच होते हैं। देन सेपरेट पर्सनल कोच भी होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कोच होते हैं। ये स्कूल्स के साथ वर्क करते हैं, एकेडमीज, क्लब्स, नेशनल लेवल पर भी वर्क करते हैं। इस तरह से कोचिंग भी एक अच्छा करियर है जहाँ पर हम स्किल्स, टेक्निक्स, फिटनेस एंड स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, जो स्टूडेंट्स डिफरेंट स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। देन नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मतलब जब कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसी भी तरह का इवेंट है, भले ही वो एक स्कूल लेवल पर हो या फिर एक नेशनल लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर इवेंट है, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पोर्ट्स मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो सभी चीज़ों को अरेंज करते हैं। सबसे पहले वो सारी चीज़ों को प्लान करेंगे, हर चीज़ का प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे। स्पॉन्सरशिप्स, जब हम बात करते हैं टूर्नामेंट्स की, तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल है या स्टेट लेवल है या फिर नेशनल लेवल है, इवन इंटरनेशनल लेवल, हर एक केस में हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। उन सभी चीज़ों को यही हैंडल करते हैं एंड सभी चीज़ें प्रॉपर्ली हो रही हैं एंड सभी का पेमेंट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंडर आती हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर स्पोर्ट्स हैं तो टूर्नामेंट्स भी होंगे, इवेंट्स भी होंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स। उसको मैनेज करने के लिए हमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टीम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपके पास लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का मतलब होता है कि आपको ये पता है कि शेड्यूल कैसे बनाना है, प्लानिंग कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये सभी आती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में। ओके। नेक्स्ट इज फिटनेस सेक्टर। आपने देखा है आजकल जिम काफ़ी पॉपुलर हैं एंड सभी जिम जाते हैं ताकि फिट रहें। जिम में जिम ट्रेनर्स होते हैं जो हमें ट्रेन करते हैं, फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, योगा ट्रेनर्स होते हैं। अगर आप योगा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप योगा ट्रेनर को हायर करते हैं। इस तरह से डिफरेंट प्रोफेशंस हैं जो फिटनेस सेक्टर में अवेलेबल हैं एंड यहाँ पर स्कोप भी है, क्योंकि हम आजकल फिटनेस पर काफ़ी ध्यान देते हैं एंड हर कोई फिट रहना चाहता है। हमें जिम ट्रेनर्स, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, योगा ट्रेनर्स की काफ़ी नीड है एंड ये लोगों को हेल्प करते हैं उनकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में। क्योंकि हमें पता है कि आजकल हेल्थ अवेयरनेस काफ़ी है, तो इसलिए इनकी हाई डिमांड है। देन नेक्स्ट इज इक्विपमेंट मैनेजर्स। हम बात कर रहे हैं किसी स्कूल की या किसी अकेडमी की या फिर किसी कॉलेज की। कहीं भी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ इक्विपमेंट होंगे, कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं। ऐसे में सभी प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए, उनको प्रॉपर्ली स्टोर रखने के लिए एंड कौन सा इशू हो रहा है, इन सभी चीज़ों का एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं इक्विपमेंट मैनेजर्स। ये इंश्योर करते हैं कि स्पोर्ट्स गियर सेफ्टी के साथ यूज़ किए जाएँ एंड इनकी अवेलेबिलिटी रहे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो बिना इक्विपमेंट के तो नहीं खेल पाएँगे ना। आपको फुटबॉल खेलनी है और स्कूल में फुटबॉल ही नहीं है तो आप कैसे खेलेंगे? तो इन सभी चीज़ों को इंश्योर करते हैं इक्विपमेंट मैनेजर्स। देन नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में लिखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ काम करते हैं। जहां पर आप देखते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में आपको जो न्यूज़ मिलती है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के थ्रू मिलती है। देन यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अच्छे से उस इवेंट को एनालाइज कर पाएंगे, उसके बारे में लिख पाएंगे। जब आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, आप उसको एनालाइज तभी कर पाएंगे जब आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होंगी। हमें कौन से प्रोफेशन में जाना है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी स्किल्स को डेवलप करें।
देन नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। सो अगर आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है और स्पोर्ट्स में भी है तो आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में जा सकते हैं, जहां पर आपको स्पोर्ट्स के एक्शन मोमेंट्स की फोटोग्राफ लेनी होती है। ऐसे फोटोग्राफर्स मीडिया हाउसेस, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं। एंड इसमें टेक्निकल कैमरा स्किल्स चाहिए, आपको कैमरा ऑपरेट करना आना चाहिए, एंड आपको टाइमिंग का भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसमें आपके पास ये स्किल्स होनी ज़रूरी हैं। देन स्पोर्ट्स मेडिसिन। सो जब भी आपको कोई भी इंजरी होती है, मतलब चोट लग जाती है स्पोर्ट्स खेलते टाइम, सो तब स्पोर्ट्स डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं, आपकी चोट को ठीक करते हैं। एंड ये एथलीट स्पोर्ट्स टीम के साथ वर्क करते हैं, क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो डेफिनेटली किसी न किसी पॉइंट पर किसी न किसी को चोट लगती है। एंड अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो ऐसे में वो उस स्पोर्ट्समैन के लिए हार्मफुल भी हो सकती है इन लॉन्ग टर्म। सो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई चोट लगती है, किसी भी तरह की इंजरी है, सो उसे हमें प्रॉपर्ली ट्रीट कराना है। एंड इसमें हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स डॉक्टर्स। देन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। सो हमारे ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ तो सामने आती ही है, बट अगर हमारी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, हमारा फोकस नहीं है, तो हम स्पोर्ट्स में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और फोकस बना रहे। तो इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। जब कोई भी प्लेयर है वो एक बड़े लेवल पर खेलता है, एंड इवन आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी बात करेंगे, तब भी आपको काफ़ी स्ट्रेस होगा, एंग्जायटी होगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी पॉइंट पर किसी भी इंसान को हो सकती हैं, बट अगर हम इसके साथ प्रॉपर्ली डील नहीं करेंगे तो फिर ये हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रेस एंग्जायटी को कंट्रोल करें, मोटिवेटेड रहें, कॉन्फिडेंट रहें। इसमें हेल्प करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। एंड हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। सो इनका काम है डाइट को प्लान करना, किस तरह का न्यूट्रिशन एथलीट को लेना है, एंड उसका कौन सा स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स बेस्ड एंड उसकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड उसकी डाइट को प्लान किया जाता है। एंड ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड है तो उसको किस तरह की डाइट लेनी है। सो बेसिकली इनका काम है डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। सो ये फोकस रखते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो बैलेंस डाइट ले, हाइड्रेटेड रहे। इस चीज़ का इनका मेन फोकस होता है। तो ये उसी हिसाब से जो एथलीट्स हैं उनकी डाइट को प्लान करते हैं। सो यहाँ तक हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन सेक्टर में अवेलेबल हैं। Now let us proceed to the next topic, differentiating between physical activity, games, sports and recreation. So ये सभी अलग अलग टर्म्स हैं, इनके क्या क्या मीनिंग्स हैं वो अब हम समझने वाले हैं। फर्स्ट टर्म इज फिजिकल एक्टिविटी। सो जब भी हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं जिसमें मसल्स का यूज हो रहा है वो होती है फिजिकल एक्टिविटी। वॉकिंग, जॉगिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ये सभी फिजिकल एक्टिविटी का एग्जाम्पल हैं। सो इससे हमारी हेल्थ और फिटनेस इंप्रूव होती है। देन गेम्स। सो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें रूल्स हैं, मतलब आपको वो रूल्स फॉलो करने हैं। जब आप लूडो खेलते हैं वो भी एक गेम है, भले ही आप उसके लिए किसी टूर्नामेंट में नहीं जा रहे हैं, बट क्योंकि वहां पर रूल्स हैं, वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको रूल्स फॉलो करने हैं। सो वो भी एक गेम माना जाता है। एंड ये हम इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं। इसके फर्दर एग्जाम्पल्स हैं खो खो, कबड्डी, इन सभी के अपने अपने रूल्स होते हैं। देन स्पोर्ट्स। सो स्पोर्ट्स में हम ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन आ जाता है, मतलब अब यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज बन गई हैं। सो यहाँ पर आप किसी के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आपको जीतना है इसलिए आप खेल रहे हैं। गेम्स भी हम उसलिए खेलते हैं, एंड काफी सारे गेम स्पोर्ट्स भी हैं, हमने देखा है। सो यहाँ पर हमें, जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमें स्किल्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और हमें रूल्स को भी फॉलो करना होगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, ये सभी स्पोर्ट्स होते हैं। देन रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप अपने रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं अपने फ्री टाइम में। लाइक आपने साइकिल चलाई, आपने योगा प्रैक्टिस किया, डांस किया, ये सभी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं, अपने फ्री टाइम में कर रहे हैं, जिससे आपकी माइंड और बॉडी रिफ्रेश हो सके। सो ये होती है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अंडरस्टूड? Now, proceeding to the last topic of this chapter, importance of life skills in sports.
सो स्पोर्ट्स में लाइफ स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमें हेल्प करती हैं फेलियर के साथ डील करने में। आप जानते हैं जब भी आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे, कभी-कभी आप हार भी जाते हैं। बट जब आप हारते हैं तो आप सीखते हैं कि आपकी क्या गलती थी। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर काम करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप जीत पाएँ। सबसे पहले तो आपको फेलियर के साथ डील करना सिखाता है स्पोर्ट्स। एंड जब हम ये अपनी गलती से सीखेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि हार और जीत ये तो होना ही है। अगर हम जीते हैं तो दूसरा हारेगा और दूसरा जीता है तो हम हारेंगे। बट उस चीज़ से हमें सीखना होगा कि हमारी गलती कहाँ थी, हमारी कमी कहाँ पर थी, तभी हम उससे सीख पाएँगे। देन इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है तभी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं किसी भी फील्ड की बात करें तो वो तभी अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं एंड कंसिस्टेंट रहते हैं। कंसिस्टेंसी सिखाता है, हार्ड वर्क सिखाता है। एंड हम जब प्रैक्टिस करेंगे अपनी डेडिकेशन के साथ, एफर्ट्स लगाएंगे तो हमें सक्सेस भी ज़रूर मिलता है। देर से मिले बट ज़रूर मिलता है। देन टीम वर्क। जब हम स्पोर्ट्स में टीम की तरह काम करते हैं तो टीम मेंबर्स का अपना अपना रोल होता है। एंड भले ही हम इंडिविजुअली अपना रोल परफॉर्म कर रहे हो बट क्योंकि हमें पता है कि हम टीम के साथ काम कर रहे हैं तो हमारा मेन गोल यही होता है कि हमें अपनी टीम को जिताना है। वहां पर हमारा गोल ये नहीं है कि हमें खुद जीतना है, टीम से कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर हमें टीम को जिताना होता है, इसलिए हम टीम की विन के लिए काम करते हैं ताकि हमारी टीम जीते। एंड इसके लिए हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन में लाते हैं, तो हमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन ये सभी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सैक्रिफाइस। सो एथलीट्स को कंफर्ट, लेजर मीन्स अपना आराम, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना होगा, अपना कंफर्ट ज़ोन सैक्रिफाइस करना होगा। एथलीट्स सीखते हैं कि किस तरह से हम रिस्पॉन्सिबल बने, कमिटमेंट सीखते हैं। इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, डिसिप्लिन्ड बनते हैं। देन डिसिप्लिन, जैसे कि हमने बात की कि आपको कुछ पर्टिकुलर रूल्स रूटीन्स फॉलो करने होंगे तो इससे आप डिसिप्लिन बनेंगे। एंड ये डिसिप्लिन आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में हेल्प करता है। देन टाइम मैनेजमेंट। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि टाइम निकलने के बाद आप उस चीज़ को करेंगे तो वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे, नहीं। आपको विद इन द टाइम वो एक्टिविटी कंप्लीट करनी होगी। हर चीज़ में अपने अपने रूल्स होते हैं एंड ये रूल्स हमें टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे तब तक आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से सीख लिया तो आप स्पोर्ट्स में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं तो आप सीखते हैं कि किस तरह से आपको अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना भी है और रेस्ट भी करना है, तो आप हर चीज के बीच में बैलेंस बना पाते हैं। इससे आप अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर पाते हैं क्योंकि इस टाइम पर आप भले ही क्लास 12th में हैं बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो किसी ना किसी स्पोर्ट्स में हैं, राइट? तो ऐसे में आपको अपने बोर्ड्स को भी मैनेज करना है, आपको स्पोर्ट्स को भी मैनेज करना है और साथ ही आपको रेस्ट भी करना है। तो हर चीज को प्रॉपरली बैलेंस करके चलने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आना जरूरी है। अंडरस्टूड? वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन। हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा। अब हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर प्रोसीड करना है। एंड वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट होगा कि ये जो भी कंटेंट है ये हमें कहाँ पर मिलेगा, बिकॉज जो सीबीएसई स्टडी मटेरियल है वहां पर हमें लास्ट 3 चैप्टर्स का स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है, फर्स्ट चैप्टर का स्टडी मटेरियल वहां पर नहीं है। तो कोई बात नहीं, वहां पर प्रोवाइडेड नहीं है तो कोई बात नहीं। जो बेसिकली सिलेबस है वहां पर ये पॉइंट्स मेंशन है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो वहां पर जो टॉपिक्स इंक्लूडेड थे और उसके अकॉर्डिंग क्लास 12th में जो भी रेलेवेंट कंटेंट है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है? एंड मैंने ये सभी चीजें ध्यान में रखकर ये कंटेंट प्रिपेयर किया है कि क्वेश्चन सैंपल पेपर में किस बिहाफ पर पूछे गए थे, ठीक है? तो उसी के करस्पॉन्डिंग ये कंटेंट प्रिपेयर किया गया था, ठीक है? तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो सफिशिएंट है, बस आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिकली ये सभी क्वेश्चन मैंने उसी सैम्पल पेपर से पिक किए हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। सेम सैम्पल पेपर है 3 ईयर से। वहां पर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे हमें पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ना यहाँ पर ऐसे होंगे जिसमें कंफ्यूजन होगा, उसमें ऐसा लगेगा कि एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज टिपिकली एसोसिएटेड विद अ फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट। अब यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हमें गिवन है ये सभी हमने पढ़े, अभी जितने भी ऑप्शंस हमने देखे थे उसमें ये सारे ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जैसा तो कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सभी को सेलेक्ट कर पाए। तो हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए ध्यान रखिए, जब भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है और वहां पर आपको लगता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है बट हमें तो एक ही आंसर बताना है, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना चाहिए। ठीक है, ऐसा डिलेमा आप आगे भी कभी फेस कर सकते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी और एग्जाम में, जहां पर आपको लगेगा कि एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन उसके लिए चूज करना है। ठीक है। सो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड है फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट के साथ। तो देखिए टीचिंग कोचिंग ये हमें दो ऑप्शंस में मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और यहाँ पर लिख रहा है इक्विपमेंट मैनेजमेंट। तो हमें यहाँ पर, क्योंकि अभी जो हमने ऑप्शंस देखे थे उसमें तो ये सभी करेक्ट थे बट हमें यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है, तो इसलिए हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को चूज करेंगे बिकॉज ये स्पेसिफिकली फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट की बात हो रही है। सो एज सच हम यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को गलत भी नहीं बता सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, बट जो ऑप्शन हमें मार्किंग स्कीम में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड अगर हम इसका लॉजिक देखें कि ये ही क्यों करेक्ट है, लाइक यहाँ पर डी करेक्ट क्यों नहीं है या फिर बी या ए करेक्ट क्यों नहीं है, तो वही बात है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है क्योंकि ए ऑप्शन में सिर्फ टीचिंग गिवन है बट उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है उसमें ज्यादा ऑप्शन गिवन है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेटली। इसके बाद जो बी ऑप्शन है यहाँ पर स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात हो रही है। तो देखिए अगर आप एक फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी जानकारी होगी कि आपको कौन सी कैसी मेडिसिन कब प्रोवाइड करनी चाहिए, बिकॉज वो स्पेशली किसका काम होता है, एक डॉक्टर का काम होता है। ठीक है, हो सकता है कि वो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो बट होने तो वो एक डॉक्टर ही चाहिए ना। तो यहाँ पर तो फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट की बात हो रही है और हमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा वो होगा सी एंड डी ऑप्शन के बीच में। तो फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट की बात हो रही है तो ये अच्छे से समझ पाते हैं कि किस तरह से हमें स्पोर्ट्स के फील्ड में जर्नलिज्म को परस्यू करना है, तो इसलिए आई थिंक ऑप्शन सी यहाँ पर अप्रोप्रिएट है। ठीक है, एंड मार्किंग स्कीम को भी देखेंगे तो वहां पर भी ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके। इसके बाद क्वेश्चन टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ फिजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमें फोर ऑप्शंस गिवन है एंड फिजिकल एक्टिविटी क्या है, जिसमें हम अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, फिजिकल मूवमेंट है। तो यहाँ पर रनिंग अ मैराथन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज बाकी सभी यहाँ पर गेम्स कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी पूछी गई है तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रनिंग अ मैराथन। Next question, which of the following is not a potential career path for someone with a background in physical education? तो अब यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है उसी में से हमें चूज करना होगा। तो यहाँ पर है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस सेक्टर। अब देखिए ये सभी तो स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है ना, अगर आप फिजिकल एजुकेशन में एसोसिएटेड हैं तो ये सभी उसी से रिलेटेड हैं। बट इंजीनियरिंग ये फिजिकल एजुकेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा बिकॉज यहाँ पर पूछा गया है नॉट अ पोटेंशियल करियर पाथ। ठीक है, कौन सा नहीं है। ओके। देन व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विशेस गेम्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो सबसे मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किस चीज में, जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइक गेम आप लूडो खेल रहे हैं वो भी एक गेम है बट वहां पर एज सच कोई ऑफिशियल रूल रेगुलेशन नहीं है कि अगर किसी ने चीटिंग की तो आप किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं कि इन्होंने चीटिंग की है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक गेम है जो आप फन के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है, दोनों को डिफरेंट बनाती है, दैट इज ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑप्शन डी। Then question 5, in which category do leisurely activities like hiking and gardening primary fall? तो हमने डिस्कस किया था leisurely activity का मीनिंग है आप जो अपने फ्री टाइम में करते हैं, जब आप फ्री हैं अपने फन के लिए करते हैं एंड अपने फ्री टाइम को एंजॉय करने के लिए करते हैं, सो इसे हम कहते हैं रिक्रिएशन, ऑप्शन डी।
Then next, during a class discussion on various careers in physical education and sports, which occupation primarily deals with diagnosing and treating injuries related to physical activities and sports. अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि हमें इंजरीज को डायग्नोस करना है, एग्जैक्टली वहां पर क्या प्रॉब्लम है एंड उसको ट्रीट करना है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? जब हम स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now we are proceeding to subjective questions. सो हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। जब भी आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन गिवन हो तो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है, ठीक है। वर्ड लिमिट उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट टू हैव नॉलेज अबाउट वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स? मीन्स फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट के लिए क्यों जरूरी है कि उन्हें ये डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होना चाहिए? क्योंकि जब फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, लाइक वो असिस्टेंट हैं, बट वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड तो करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर अगर स्टूडेंट्स उनसे हेल्प मांगते हैं तो ऐसे में उनको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के नीड के हिसाब से या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उसके लिए सूटेबल करियर पाथ कौन सा है। तो वो तो तभी पता होगा ना जब उन्हें अच्छे से नॉलेज होगी कि कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ओके। Next question, how can an understanding of the differences between physical activity, games, sports and recreation benefit individuals of different age groups? मतलब अगर हमें इन सभी के बीच में डिफरेंस पता है तो ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है? तो ये हमें कुछ इस तरह से हेल्प कर सकता है कि हमें पता होगा कि किस एज में कौन सी एक्टिविटी सुटेबल है। अगर हम बिल्कुल छोटे बच्चों की बात करते हैं जो अभी बस ये जानते हैं कि उन्हें कैसे खेलना है, उन्हें अभी इतनी समझ नहीं है कि रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, उन्हें अभी ऐसी कोई समझ नहीं है। तो उनके लिए हम प्रेफर करते हैं गेम्स, ताकि वो उसमें इंडल्ज भी हो पाए, ठीक है। तो इस तरह से हर एक एज ग्रुप के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सी एक्टिविटी बेस्ट है या फिर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो देखिए जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे इससे हमें ये पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, लाइक व्हाट इज फिजिकल एक्टिविटी, व्हाट इज गेम। हो सकता है उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, बट यहाँ पर इस तरह का इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन भी हो सकता है जहां पर आपसे अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछा जाएगा कि ये अंडरस्टैंडिंग होना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ओके। सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए हैं एंड ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर 2। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन।